हेलो डियर स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर में ली चैटेलियर प्रिंसिपल स्टार्ट किए थे और ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अंदर हम लोग ये बताए थे कि कोई भी इक्विलिब्रियम उसको जो भी डिस्टर्बेंस दी जाती है उसको अपोज करता है, और अगर डिस्टर्बेंस दी गई है तो उसके अगेंस्ट फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट करते हुए उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज या कंपनसेट करने की कोशिश करता है, डिस्टर्बेंस के इफ़ेक्ट को। और इस बेसिस पे हम बड़े आराम से थ्योरेटिकल सेंस में पता कर लेते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होनी चाहिए या रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन प्रेशर देखा था। ठीक है, हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम प्रेशर देखा था। उसके अलावा हम लोगों ने वही डाइल्यूशन का इफेक्ट देखा था या एडिंग इनर्ट गैस वगैरह का इफेक्ट देखा था। उसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर रहे हैं इसमें, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ भाई, तो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। ठीक है, तो आप लोगों को याद हो हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ है जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह में, मोल वगैरह में केवल और केवल टेम्परेचर से चेंज होती है। सिर्फ टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, बाकी चीज़ें इक्विलिब्रियम कंपोजिशन वगैरह को इफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन टेम्परेचर ऐसा फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज कर देता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, तो इस टाइप की स्टेटमेंट अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए। हाँ भाई, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने की बात आ रही है तो आप डायरेक्टली फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं बता सकते। ठीक है, आप डायरेक्टली फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बता सकते। जैसे प्रेशर के केस में आप डायरेक्ट नहीं बता सकते थे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, वही सेम कहानी टेम्परेचर के केस में है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि रिएक्शन एक्जोथर्मिक है या रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक केस में अलग अलग इफेक्ट होगा। ठीक है, आप एक सीधी सी बात देखो, हमें अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो एक तरीके से इक्विलिब्रियम को हीट देनी है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम उस हीट के इफेक्ट को कंपनसेट करना चाहेगा। उस हीट के इफेक्ट को कंपनसेट कैसे करेगा, उस हीट को यूज़ करके करेगा। और उस हीट को यूज़ करके करेगा तो वो हीट यूज़ कौन सी डायरेक्शन में यूज़ होती है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। तो सीधे से शब्दों में बोलूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। ठीक है, अब अगर ऑलरेडी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। अगर रिएक्शन एक्जोथर्मिक है तो इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसका मतलब वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, इसको अगर आपको थोड़ा समझने में परेशानी हो तो एक बात देखो, जैसे आइस की मेल्टिंग क्या होती है, एंडोथर्मिक या एक्जोथर्मिक। ठीक है, तो आपको हमेशा के लिए पता होना चाहिए कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाने के लिए एनर्जी देनी ही देनी होती है। ठीक है, यानी एंडोथर्मिक होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आइस के इफेक्ट टेम्परेचर, आइस के केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, आप सबको पता है वो और ज़्यादा मेल्ट करेगा। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में गया, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी जो रिएक्शन होती है, कोई भी जो इक्विलिब्रियम होता है वो किधर शिफ्ट करता है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। ये तो जस्ट एग्जांपल मैंने आपको, बस आपके मन में कि कभी कन्फ्यूजन हो जाए तो आप अपने दिमाग में सोच के देखना कि आइस जिसका पिघलना एंडोथर्मिक है उसको मैं जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखूँगा वो और ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा पिघलेगी। तो इसमें अपने आप समझ पाओगे कि एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जो है रिएक्शन जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी कॉपी पे यही लिखना है, मैं लिखवाते जा रहा हूँ, आप चुपचाप नोट करते जाएंगे, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा ज़्यादा कुछ। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में नोट करो, टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू इंक्रीज द टेम्परेचर वी नीड टू प्रोवाइड हीट, we need to provide heat to the equilibrium. To increase the temperature we need to provide heat to the equilibrium, and to compensate the effect of heat, and to compensate the effect of heat equilibrium will use up it, equilibrium will use up it in
endothermic direction. Equilibrium will use up it in endothermic direction. Therefore, on increasing temperature, equilibrium shifts in endothermic direction. Therefore, on increasing temperature, equilibrium shifts in endothermic direction. ठीक है, तो आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक केस में टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड, मतलब कोई भी रिएक्शन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट करता है। बस ये बात अल्टीमेटली आप अपने दिमाग में फिट कर लोगे, लास्टली जो भी बोला गया हो। ठीक है, सीधी सी मुद्दे की बात जो है वो यही है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन। बस मेन मुद्दे की बात, इंपॉर्टेंट बात ले दे के मेन सारी कहानी यही है। ठीक है, जो आप ध्यान रखोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो है वो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है अगर उसका उल्टा बात करें तो ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, इसका उल्टा हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा उल्टा, शिफ्ट्स इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा और टेम्परेचर कम करने से जो है एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आप अपनी कॉपी पे लिखोगे चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो इफेक्ट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो इफेक्ट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जो टेम्परेचर जो होता है ये एकमात्र एक ऐसा पैरामीटर है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करता है। चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो इफेक्ट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाएगा तो इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, तो फिर वही सेम स्टोरी, जैसे मान लो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट पी में। ठीक है, कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट पी में। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो कोई रिएक्टेंट अगर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में और उसके साथ एक इक्विलिब्रियम बना रहा है। ठीक है, और मैं मान ले रहा हूँ कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब इसका डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको एंडोथर्मिक मान चुका हूँ तो एज यूजुअल वही है, अगर मैं इस केस में टेम्परेचर बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ाने पर ये रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। क्यों फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी एंडोथर्मिक मानी गई है और टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर जाता है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाता है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी क्योंकि इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है। ठीक है, अच्छा फॉरवर्ड जाएगी तो आप बताओ के इक्विलिब्रियम क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है के इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई क्या, रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो आप साफ साफ देखो कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड गई तो फॉरवर्ड जाने से उस वेसल में, उसी सॉल्यूशन में, उसी कंटेनर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई है। क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड गई है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। तो आप क्लियर कट समझ सकते हो कि अब जो नया इक्विलिब्रियम आएगा उस नए इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू इंक्रीज कर चुकी होगी। न्यूमिनेटर की वैल्यू पहले से बढ़ी हुई है, डिनोमिनेटर की वैल्यू पहले से कम हुई है। ठीक है, सॉल्यूशन वही था, कंटेनर वही था, लेकिन प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ गई, रिएक्टेंट की अमाउंट पहले से कम हो गई। ठीक है, तो उस कंडीशन में इनका जो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन वगैरह है वो ज़्यादा हो जाएगी, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन वगैरह है वो कम हो गई फॉरवर्ड जाने से। अब इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा आप सीधा सीधा कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो आप सीधा सा अपनी कॉपी पे अपने दिमाग में इस बात को ध्यान रखोगे, किस बात को, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस बात का सीधा सीधा खास ध्यान रखोगे कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात आप लोग सोचो कि चलो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज कर गया, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जो के इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ये स्मॉल के है, और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये है रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आपको फर्स्ट लेक्चर से पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेनली आया ही कहाँ से था, के एफ बाई के वी की फॉर्म में आया था, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बाई रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया गया, तो उसके के इक्विलिब्रियम पे, के एफ पे, के बी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं के इक्विलिब्रियम का तो ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लेते हुए अपने मन में सोचो कि के एफ पे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए और के बी पे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो, जबकि मुझे पता है कि के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। ठीक है, के इक्विलिब्रियम इंक्रीज करेगा, ये मुझे पता है। तो ज़रा सोचो के एफ और के बी पे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, चाहे वीडियो पॉज करके सोचो, लेकिन सोचो। हाँ भाई, तो ऑब्वियस सी बात है, सभी बच्चों ने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने या जो भी है सोचा ही है कुछ ना कुछ, और उसमें यही सोचा होगा कि के एफ की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करेगी और के बी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, के एफ की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, के बी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, ताकि के इक्विलिब्रियम बढ़ जाए। वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन का बढ़ता है। ठीक है, तो क्लास में भी यही जवाब आता है, आपके दिमाग में भी यही जवाब आया होगा कि के एफ बढ़ जाएगा, के बी कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा जवाब आपके दिमाग में आया है या ऐसा कुछ आपने लिखा है या लिखने वाले थे, तो लिख के इसको क्रॉस करोगे और नालायक लिखोगे। ठीक है, क्यों नालायक लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब के इक्विलिब्रियम के बारे में बता रहा था तो मैंने के एफ और के बी या रेट कांस्टेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, और उसमें मैंने बहुत क्लियर कट लिखवाया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट कांस्टेंट जो है वो बढ़ता ही बढ़ता है, चाहे रिएक्शन एक्जोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो। ठीक है, यानी मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन का जो रेट है या जो रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज करेगा ही करेगा, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का हो चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन का हो, दोनों इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इवन मैंने ये भी बोला था कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। ठीक है, और ये और है कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दोनों डायरेक्शन में वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये है कि के इक्विलिब्रियम अगर आप बढ़ाए हो, ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो के एफ और के बी दोनों इंक्रीज करेंगे, चाहे रिएक्शन एक्जोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि के एफ जो होगा, केमिकल काइनेटिक्स में 12th में पढ़ाया भी जाएगा आपको। ठीक है, के एफ जो होगा वो ज़्यादा टाइम्स इंक्रीज करेगा इन कंपैरिजन टू के बी अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो। ठीक है, कईयों के दिमाग में यही जवाब आया होगा कि के एफ बढ़ेगा के बी घटेगा, वो गलत जवाब है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से के एफ और के बी दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, एक्जोथर्मिक होगी तो भी बढ़ेंगे, एंडोथर्मिक होगी तो भी बढ़ेंगे, सेम टू सेम वर्ड के साथ। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये पॉइंट लिखवाया था आपको कि रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेदर रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो चाहे एक्जोथर्मिक है चाहे एंडोथर्मिक है, ठीक है, के एफ और के बी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, तो आप इसको घटाने की बात कर रहे हो तो वो तो बेवकूफ़ी है। तो फिर इस केस में क्या मेन बात है, इसमें यही है कि के एफ जो होगा वो ज़्यादा टाइम्स बढ़ेगा के बी के मुकाबले। आप कॉपी पे चाहो तो इस पॉइंट को ऐसे नोट कर सकते हो, कैसे, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के एफ increases more times। ठीक है, आपको लगा कि ये के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, जरूरी थोड़ा ना है, दोनों को बढ़ाओ लेकिन एक को ज़्यादा बढ़ा दो, और वही होता है के एफ इंक्रीजेज मोर टाइम्स देन के बी। ठीक है, के एफ इंक्रीजेज मोर टाइम्स देन
Kb। तो Kf की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा टाइम्स बढ़ जाती है Kb के मुकाबले, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। और ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं बता ही चुका हूँ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप एक सिंपल सी लाइन दिमाग में रखोगे, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम जो है वो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, ठीक है। ये बात बस मायने रखती है हमारे लिए, जो हमें हर टाइम याद रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। चलो इस चीज़ को कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन या इसके आगे चल रहा हूँ, इसको हटाने जा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके उतार लो इसे। हाँ भाई, इसी तरीके से अगर मैं एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन आपके सामने कंसीडर कर लूँ, मान लो मैंने रिएक्शन ले ली वही A गिविंग B, ठीक है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में, और रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, डेल्टा H नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ऐसे केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे ये रिएक्शन जो है किधर शिफ्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे केस में मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो रिएक्शन है वो किधर शिफ्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एक्जोथर्मिक है तो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम जाता है एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। तो अगर इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन है एक्जोथर्मिक का, तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। अब वही बात है, इसका जो के इक्विलिब्रियम है, ठीक है, के इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, तो जब रिएक्शन उसी वेसल में, उसी कंटेनर में, उसी सॉल्यूशन में बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम वैल्यू वो डिक्रीज करेगी, और रिएक्टेंट की जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम कम हो जाएगा पहले के मुकाबले, रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम पहले के मुकाबले ज़्यादा हो जाएगा, कंसंट्रेशन की सेंस में भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर अपने बात करें तो यहाँ पे इसके हिसाब से के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, कम ना होगा, ठीक है। ये बी कम हो गया, ए बढ़ गया, तो ये रेशियो जो है वो पहले के मुकाबले कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप सीधा सीधा अपने कॉपी पे नोट करोगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन। भाई सीधी सी बात है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड जाएगी, इसलिए उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कम हो जाएगा। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है। अच्छा, उसके बाद अगर और बात करें अपने यहाँ पे, ठीक है, इसमें एक बात और कर लेते हैं, करके देख लेते हैं। हाँ भाई, तो अगर अपने बात करें वही के इक्विलिब्रियम की, ठीक है, के इक्विलिब्रियम आपके पास किसके बराबर होता है, एक के एफ बाई के बी के बराबर भी तो होता है, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम जो है वो के एफ बाई के बी के बराबर है। तो अगर मैं पूछूं एक्जोथर्मिक कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने से के एफ और के बी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो के एफ और के बी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो के एफ के बी तो इसमें भी बढ़ेगा, ठीक है। एंडोथर्मिक हो चाहे एक्जोथर्मिक हो, के एफ और के बी तो दोनों केस में बढ़ेगा, लेकिन इस केस में आप कह सकते हो कि के बी ज़्यादा टाइम्स बढ़ेगा के एफ के मुकाबले, ठीक है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बात करोगे तो प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा, लेकिन इसमें आप बात करोगे तो के एफ के बी दोनों बढ़ेगा, लेकिन के बी मोर टाइम्स इंक्रीज करेगा किसके कंपैरिजन में, के एफ के मुकाबले, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो के बी विल इंक्रीज, के बी विल इंक्रीज मोर टाइम्स देन के एफ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर रिएक्शन एक्जोथर्मिक होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा वो ज़्यादा टाइम्स इंक्रीज करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट के मुकाबले एक्जोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो, और उसके बाद मैं आपको, चलो एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है, एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दो, इसको नोट करके। मान लो एक रिएक्शन मैंने दे दिया आपको 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, इक्विलिब्रियम बना रहा है किसके साथ, 2SO3 गैस के साथ, ठीक है। और
मान ले रहे हैं कि मान क्या ले रहे हैं, ये जो रिएक्शन है ये एक्जोथर्मिक है, ठीक है। 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम बना रहा है किसके साथ, 2SO3 गैस के साथ, ठीक है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। तो इसमें वही है प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ SO3, फॉर्मेशन ऑफ SO3 will be favored at, ऑप्शन दे रहा हूँ, will be favored at, पहला ऑप्शन है लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन है आपके पास लो, ये हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, और चौथा ऑप्शन है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ज़रा अपने आप से दिमाग लगा के सोचो कि किस कंडीशन में जो SO3 का फॉर्मेशन है वो ज़्यादा फेवरेबल होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए, SO3 का फॉर्मेशन किस कंडीशन में ज़्यादा फेवरेबल होगा, सोचो इस चीज़ को। हाँ भाई, तो अब अगर अपने सीधे सीधे बात करें तो रिएक्शन एक्जोथर्मिक है और हमें SO3 को ज़्यादा बनाना है, यानी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, यानी एक्जोथर्मिक डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको टेम्परेचर कम करके चलना होगा, ठीक है। टेम्परेचर कम की तरफ लेके जाओगे तो कम टेम्परेचर की तरफ ले जाने से SO3 का जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा फेवरेबल होगा, ठीक है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, फॉरवर्ड ले जाने के लिए आपको टेम्परेचर कम करना होगा। एंडोथर्मिक होती तो टेम्परेचर बढ़ाना होता फॉरवर्ड ले जाने के लिए। यहाँ एक्जोथर्मिक है तो इसके फॉर्मेशन को फेवर करने के लिए आपको टेम्परेचर कम करना है। अच्छा, दूसरी बात, इधर 3 मोल गैस के हैं, इधर 2 मोल गैस के हैं, तो मुझे SO3 ज़्यादा बनाना है, मतलब रिएक्शन को कम गैस के मोल की तरफ लेके जाना है। और ऐसा कब होता है, जब हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं तो गैस या इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करने के लिए ज़्यादा गैस के मोल की तरफ से कम गैस के मोल की तरफ जाएगा। तो इन दो बातों को अगर देखा जाए तो ये जो रिएक्शन है किस कंडीशन में ज़्यादा फेवरेबल होगी, हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर भी इसको फॉरवर्ड लेके जाएगा एक्जोथर्मिक होने के नाते, और हाई प्रेशर इसलिए फॉरवर्ड लेके जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट साइड 3 गैस के मोल हैं, प्रोडक्ट साइड 2 हैं। तो प्रेशर अगर बढ़ाऊंगा तो 3 की तरफ से 2 की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड जाएगा, तो इसका जो अल्टीमेट आंसर होगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें, फिर उसके बाद अपने आगे चलते हैं। हाँ भाई, इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप लोग अपनी कॉपी में, यही पार्ट थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की जो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है उसको हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो थर्मोडायनेमिक पार्ट है उसको देखो आप लोग, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, या ये चीज़, ये वाला रिलेशन आपको याद रख के चलना होगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन है ये फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। एक रिलेशन आता है आपके पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln/Q, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln/Q, ठीक है। डेल्टा जी हो गया गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट हो गया स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, और Q जो है वो जो हम लोगों ने रिएक्शन क्योसेंट जो बोला था रिएक्शंस के लिए, ठीक है। रिएक्शन क्योसेंट की जो हमने बात की थी, ये रिएक्शन क्योसेंट होता है, ठीक है, जो कि वही प्रोडक्ट या C/C D/D अपॉन में क्या, कंसंट्रेशन ऑफ
ए पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी जो था, जो किसी भी मोमेंट पे निकालते थे, ये वही रिएक्शन क्वोशेंट है। ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक्स से हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है। ये रिलेशन जो है आगे चल के 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में भी आता है। नेक्स्ट इक्वेशन एक आती है, वो भी इसी रिलेशन से आती है। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। और क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो होगी, फ्री एनर्जी चेंज, इसकी जो वैल्यू होगी, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, चाहे फॉरवर्ड प्रोग्रेस करे चाहे बैकवर्ड प्रोग्रेस करे, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो होगा, ठीक है, ये रिएक्शन की प्रोग्रेस के साथ वेरी नहीं करेगा। क्योंकि स्टैंडर्ड गिव्स चेंज क्या होता है, मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बताया आप लोगों को कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, ठीक है, 1 बार प्रेशर पे हो गैस अगर है और सॉल्यूशन में कोई स्पीसीज है तो वो 1 मोलर कंसंट्रेशन पे हो, तो उस कंडीशन में जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज बनेगा उसको स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज बोलोगे। ठीक है, तो रिएक्शन चेंज होगी, रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो प्रेशर चेंज होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगी, लेकिन स्टैंडर्ड जो चेंज है उसकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डज नॉट चेंज विद प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, विद प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो जो स्टैंडर्ड चेंज है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे मानते हुए बताया जाता है, वो चेंज तो उतना ही रहेगा। ठीक है, और चेंज क्या करेगा, डेल्टा जी चेंज करेगा। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ साथ चेंज करेगा। ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम, आपसे कई बुक्स वगैरह में पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम पे कौन जीरो होगा, कई जगह लिख दिया जाता है डेल्टा जी नॉट जीरो होगा। ठीक है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं हो जाता इक्विलिब्रियम पे आके डेल्टा जी जो है वो जीरो होता है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होने के साथ साथ आपको पता है क्यू जो है वो के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये ई क्यू जो लिख रहा हूँ ये एट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो आप पूरा लिखोगे एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो हो जाएगा और क्यू जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, ये आप हम बता ही चुके हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, ये भी बात हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देख चुके हैं। ठीक है, डेल्टा जी नॉट नहीं चेंज होगा, डेल्टा जी जीरो होगा। ठीक है, अच्छा, इस बेसिस पे क्या हो जाएगा आपके पास, इस बेसिस पे जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको मैंने जीरो कर दिया, क्यू को मैंने के इक्विलिब्रियम लिख दिया, तो आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करना है। ठीक है, इस रिलेशन की ज़रूरत आपको बहुत सारी जगह पड़ेगी। तो डेल्टा जी नॉट जो होता है वो माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, और इस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स जैसा एक बहुत बड़ा टॉपिक इक्विलिब्रियम जैसे बहुत बड़े टॉपिक के साथ जुड़ जाता है। तो अगर आपको या आईआईटी वाले को या कंपटीशन वालों को दोनों चैप्टर को मिक्स करके कोई क्वेश्चन बनाना है तो उसके लिए ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों रिलेशन से एक तरफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरी तरफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये दोनों चैप्टर आपस में जुड़ जा रहे हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम है चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो उसमें भी आता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तीनों चैप्टर इस रिलेशन से लिंक हो गए। और इसलिए अगर आईआईटी वालों को अच्छा क्वेश्चन बनाना है या ऐसा क्वेश्चन वो दिए भी हैं कि जिसमें वो थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम को आपस में रिलेट करते हैं और वो रिलेशन इस इक्वेशन से आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे आपस में रिलेट हो रहे हैं। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, और एल एन की बजाय लॉग में लिखोगे तो ऑब्वियसली बात है 2.303 लगा दोगे वहाँ पे। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब वही बात है, इसमें के इक्विलिब्रियम के अंदर के पी रखना होता है या के सी रखना होता है। तो भाई मैं तो बच्चों को बोलता हूँ आप के पी के सी सोच ही क्यों रहे हो, आपको के इक्विलिब्रियम रखना है। ठीक है, अगर उस के इक्विलिब्रियम में आने वाली सारी वैल्यू कंसंट्रेशन टर्म्स में तो के सी रखना। जिस रिएक्शन का के पी डिफाइंड है
तो Kp डिफाइंड होता है तो Kc भी डिफाइंड होता है, लेकिन उस केस में आपको इसमें Kp रखना है। और कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है जिसमें Kp Kc डिफाइंड ही नहीं होता, तो उस केस में आपको इसका सीधा सीधा K इक्विलिब्रियम रखना है, जो K इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन मैंने लिखवाया था और मैंने कहा था कि यहाँ इसको कुछ लोग KPC का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा आपके पास, माइनस RT/ln K इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पहले इसको उतारो फिर इसके आगे के पार्ट पे डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट आप लोग ध्यान दो इसमें। मान लीजिए आपके पास, मान के लीजिए अभी आपको मैंने बताया कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस RT/ln K इक्विलिब्रियम के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी तो पता है कि डेल्टा जी नॉट जो होता है उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स फॉर्म में डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट के बराबर लिखते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस RT/ln K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस RT से दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास ln K इक्विलिब्रियम, ये ln K इक्विलिब्रियम किसके बराबर आएगा, जब मैं इसको इधर ला के डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे तो मेरे पास बचेगा माइनस डेल्टा H नोट अपॉन में RT, और इधर बचेगा प्लस डेल्टा S नोट बाई R, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा। तो ln K इक्विलिब्रियम आपके पास जो आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, माइनस डेल्टा H नोट बाई RT प्लस डेल्टा S नोट बाई R के बराबर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप लोग एक ग्राफ बनाओ, ठीक है, और वीडियो पॉज करके ग्राफ बना के ही आप आगे बढ़ना, अदरवाइज मत बढ़ना। ln K इक्विलिब्रियम का 1/t के साथ ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। ln K इक्विलिब्रियम का 1/t के साथ ग्राफ बनाना है, और इस टेम्परेचर वेरिएशन के दौरान हम डेल्टा S नोट और डेल्टा H नोट को ऑलमोस्ट कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दो, ln K इक्विलिब्रियम ये मेरे लिए किसका काम करेगा, y का, माइनस डेल्टा H नोट बाई R आपके पास अगर देखें, ठीक है, तो डेल्टा H नोट बाई R और यहाँ 1/t है प्लस डेल्टा S नोट बाई R है। तो एक तरीके से साफ साफ देखा जाए अगर इस रिलेशन को बहुत आराम से, तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि एक y है, ये हमारे पास mx है, m नेगेटिव है पॉजिटिव है वो आप देख लो, प्लस c है, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपके पास बन रही है, इसका स्लोप नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा वो आप डिसाइड कर लो। तो ln K इक्विलिब्रियम का एक ग्राफ बनाओ 1/t के साथ, और बना के फिर आगे प्रोसीड करेंगे। हाँ भाई, तो अगर आपने ग्राफ बनाया है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ होगा या ये वाला ग्राफ होगा, ln K इक्विलिब्रियम 1/t, और ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है। कौन सा ग्राफ होगा, अगर दोनों में करेक्ट पूछूं तो कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है। ln K इक्विलिब्रियम का 1/t के साथ ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ माइनस है यानी नेगेटिव स्लोप है, तो ये वाला ग्राफ बनना चाहिए। इसका मतलब ये गलत हुआ, ठीक है, ये सही है और ये क्या गलत हुआ। तो जब मैं बच्चों से क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ तो मैं पूछता हूँ कि ये सही कौन सा सही, ठीक है। अभी तो आपसे क्या ही पूछूं, आप अपने आप से किए हो तो डिसाइड करो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि केवल ये वाला ग्राफ सही है और ये वाला गलत है, कईयों को ऐसा फील आया होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ग्राफ भी सही है और ये ग्राफ भी सही है, ठीक है। कईयों को हैरानी हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि स्लोप तो नेगेटिव है। भाई स्लोप नेगेटिव है, उसके साथ साथ डेल्टा H नोट, ठीक है, इसको भी तो नोटिस करो, ठीक है। ये कैसा है, अगर रिएक्शन एक्जोथर्मिक है या रिएक्शन एंडोथर्मिक है उसको भी तो देखोगे आप लोग। तो ये जो ग्राफ आप बना रहे हो ये वाला, ठीक है, इसमें आपने एक तरीके से डेल्टा H नोट को पॉजिटिव मान लिया, तभी तो स्लोप नेगेटिव आया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ है। और जब एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल्टा H नोट नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो डेल्टा H नोट नेगेटिव होगा और नेगेटिव ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो यही जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ, ये एक्चुअली एक्जोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इन्होंने यही दिमाग में लाया होगा कि ये सही है ये गलत है, जबकि दोनों सही हैं,
ठीक है। तो इनडायरेक्टली एक बार फिर आप लोग नालायक प्रूव हो गए। ठीक, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये बस बात ये है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ है और ये वाला जो है ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। कैसे कि इस डायरेक्शन, इस एक्सिस के लॉन्ग 1/t की वैल्यू बढ़ रही है, तो 1/t अगर इधर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है उल्टे जाने पे t बढ़ रहा होगा। अच्छा इधर t बढ़ रहा है तो आप देखो इधर t बढ़ने के साथ साथ ln k इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, यानी k इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है। तो हम पहले से ही जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। तो इधर टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। ये एक्जोथर्मिक है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन इधर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है। तो वो चीज़ भी हम जानते ही हैं। ठीक है कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है और एक्जोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है। ठीक है। तो ये ग्राफ आप अपनी कॉपी पे बनाओ, दोनों सही है, एक एक्जोथर्मिक के लिए और एक एंडोथर्मिक के लिए। इसके बाद इसका एक नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हाँ भाई, अच्छा आपने बार बार बता ही रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। ठीक है, लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि अपने किसी एक टेम्परेचर पे अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता होगा तो मुझे दूसरे टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये लीनियर वेरिएशन है। अब लीनियर वेरिएशन है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे एक टेम्परेचर पे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता होगा, ठीक है, तो मुझे किसी और टेम्परेचर पे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा तो वो बड़े आराम से निकल आएगा मेरे पास। ठीक है, उसकी एक इक्वेशन भी होती है और मैं उस इक्वेशन का डेरिवेशन भी आपको करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वही मान ले रहे हैं कि लेट, ठीक है, लेट टेम्परेचर जब T था, ठीक है, टेम्परेचर जब T1 था तो उस केस में मैं मान ले रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K1 थी। ठीक है, तो जब टेम्परेचर T1 के बराबर था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 के बराबर था। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो तो आपके पास ln K1 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल्टा H नोट अपॉन में RT1। ठीक है, RT1 हो जाएगा ये डेल्टा H नोट बाई RT1 प्लस डेल्टा H नोट बाई R के बराबर होगा। ठीक है, और वही बात है एट टेम्परेचर T इक्वल टू T2। ठीक है, जब टेम्परेचर T बराबर T2 आ जाएगा तो उस कंडीशन में मैं मान ले रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो K2 हो चुका है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इसी रिलेशन में जब मैं इसको रखूँगा तो मेरे पास ln K2 किसके बराबर आएगा, माइनस डेल्टा H नोट अपॉन में RT2। ठीक है, RT2 प्लस डेल्टा H नोट बाई R के बराबर होगा। ठीक है, डेल्टा H नोट डेल्टा H नोट ये सब क्या आप जान ही रहे हो। अब उसके बाद आप एक काम करो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट नहीं सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो। ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट करो, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास उधर आएगा ln K2, ठीक है, माइनस ln K1 और इधर आपके पास आएगा ये एज इट इज है माइनस डेल्टा H नोट बाई RT2 और उधर माइनस। ठीक है, अच्छा इसको जब माइनस करोगे तो इतना तो आपको दिख ही रहा है कि ये वाला पार्ट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस डेल्टा H नोट बाई RT1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ln K2 बाई K1। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो ln K2 बाई K1 और इसको आप लोग जब करोगे तो ये प्लस हो गया तो इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ और उसमें डेल्टा H नोट को कॉमन ले रहा हूँ, तो डेल्टा H नोट और R को, तो मेरे पास डेल्टा H नोट बाई R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ये जो 1/T2 है वो माइनस में बचेगा और ये माइनस 1/T1 बचेगा। तो मेरे पास एक सीधी सीधी ऐसी रिलेशन है। ठीक है, एक सीधी सीधी रिलेशन है जो मुझे क्या देगी, अगर एक टेम्परेचर T1 पे मुझे K1 पता होगा तो T2 पे मुझे K2 मिल जाएगा, बस मुझे डेल्टा H नोट पता होना चाहिए। ठीक है, तो या तो आपसे अक्सर क्वेश्चन में कोई भी इन चार वैल्यू में से K2 K1 T1 T2 या डेल्टा H नोट, इनमें 5 वैल्यू में से कोई भी 4 वैल्यू देके 5वीं वैल्यू पूछ लेगा। अक्सर आपसे K2 K1 T1 T2 दे दिया जाता है और डेल्टा H नोट पूछा जाता है उस रिएक्शन का। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये ln K2 बाई K1 बराबर डेल्टा H नोट बाई R 1/T1 माइनस 1/T2 ये आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक, तो इस चीज़ को आप अपनी कॉपी पे नोट करो। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलूँ, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा मैथमेटिकली सोचना कि ये जो रिलेशन है और एक मैं यहाँ लिख दूँ D ऑफ ln K इक्विलिब्रियम,
बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई आर टी स्क्वेयर। ठीक है, ये दोनों रिलेशन सेम रिलेशन हैं, तो कई बच्चों को तो देख के आंखों पे यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, तो एक जैसा कैसे हो गया। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या ये जो मैं बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। ये दोनों रिलेशन, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों रिलेशन सेम रिलेशन हैं। ठीक है, कैसे है, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म की इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल फॉर्म की है। आप इस चीज़ को dt को इधर ले जाओ, फिर इसको आप इंटीग्रेट करो k1 से k2 तक, इसको इंटीग्रेट करो t1 से t2 तक, dt को उधर ले जाने के बाद। तो आप जब लिमिट पुट करोगे k1 से k2 और इधर इंटीग्रेट करके जब लिमिट पुट करोगे तो पहली बात 1/t² का जो इंटीग्रेशन होता है आपको आना चाहिए -1/t होता है। फिर आप उसमें t1 और t2 वगैरह जब लिमिट रखोगे तो आपके पास सेम टू सेम ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है क्योंकि PMT JEE मेन वगैरह के क्वेश्चन में ये इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डेल्टा एच नॉट और टेम्परेचर से किस फॉर्म में रिलेटेड होता है, तो उसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखी जाती है DlnK। ठीक है, DlnK अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई आर टी स्क्वेयर। ये रिलेशन और इस रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं है, बस ये है कि ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। ये dt को इधर ले जाओ, फिर दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करो, इसको k1 से k2 तक और इसको t1 से t2 तक, तो सेम टू सेम रिलेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इस बात को फील कर रहे हो जो मैं यहाँ बताने की कोशिश में लगा हूँ। ठीक है, तो d ऑफ ln k इक्विलिब्रियम बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई आर टी स्क्वेयर, ये आपके पास इसका इंटीग्रेट डिफरेंशियल फॉर्म होगा। तो ये दोनों रिलेशन आप लोग ध्यान रखोगे। हाँ, एक बात और, अगर मुझे यहाँ ln की बजाय लॉग फॉर्म में लेना हो, क्योंकि हमारे लिए लॉग वैल्यू वगैरह या लॉग टेबल को यूज़ करना ये ज़्यादा ईजी रहता है, तो ln को अगर मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ 2.303 log k2 बाई k1 लिखना पड़ेगा, और वो 2.303 इधर ला के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में और लिख सकते हो, log k2 बाई k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 r और 1/t1 माइनस 1/t2। ये भी एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है, जो कि आपको स्कूल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब में काम आएगा। ठीक है, आपसे अक्सर t1 t2 k2 k1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे देंगे और रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट पूछेंगे, तो आप इस तरीके से उसका डेल्टा एच नॉट वगैरह जो है वो बता सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और डील कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ भाई, अभी जो मैंने आप लोगों के सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी DlnK इक्विलिब्रियम अपॉन में dt इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन में आर टी स्क्वेयर। ठीक है, तो इस रिलेशन को जो है हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन लिमिट नहीं लेंगे k1 से k2 या t1 से t2, तो इससे एक अलग तरीके का एक्सप्रेशन मैं आपके सामने दूंगा k इक्विलिब्रियम का। ठीक है, जो कि कुछ बुक्स वगैरह में मेंशन रहता है। तो यहाँ पे देखो DlnK इक्विलिब्रियम बाई dt इज इक्वल टू क्या है आपके पास, डेल्टा एच नॉट बाई आर टी स्क्वेयर। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ DlnK इक्विलिब्रियम को एज इट इज रहने दूँ और इधर डेल्टा एच नॉट बाई आर टी स्क्वेयर साथ में dt कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ d ऑफ lnK इक्विलिब्रियम को, ठीक है, d ऑफ lnK इक्विलिब्रियम को इधर इंटीग्रेट कर रहा हूँ और इधर भी मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ डेल्टा एच नॉट बाई आर टी स्क्वेयर और डी टी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, तो आपको पता है सिंपल dx का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो तो x मिलेगा। तो उसी तरीके से d ऑफ lnK इक्विलिब्रियम का, तो यहाँ x का काम lnK इक्विलिब्रियम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ मुझे lnK इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो यहाँ पे मेरे पास डेल्टा एच नॉट बाई आर मेरे पास कॉमन आ जाएगा और इंटीग्रेशन में मेरे पास बच रहा है डी टी बाई टी का स्क्वायर। ठीक है, तो डी टी बाई टी का स्क्वायर, तो ये जब इंटीग्रेशन मैं करूँगा, कोई लिमिट नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन मेरे पास किसके बराबर आएगा, डेल्टा एच नॉट बाई आर। ठीक है, और साथ में आ जाएगा -1/t, या माइनस को मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, -1/t। ठीक है, 1/t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो सबको पता ही होगा। x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n+1 अपॉन में n+1
1। तो उसी तरीके से यहाँ टी पावर -2 है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 जो कि एक तरीके से -1/t हो गया आपके पास। ठीक है। अच्छा, जब आपने लिमिट नहीं लगाई है तो ऑब्वियसली बात है एक कांस्टेंट यूज़ करोगे इंटीग्रेशन के नाम पे। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन किए तो आपके पास ln k इक्विलिब्रियम आया, ln k इक्विलिब्रियम आया, और इधर जो है आपके पास -Δh0/r × 1/t1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के नाम पे c आ गया आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं अपने, अब एक छोटा सा काम करते हैं। इस चीज़ को ln k इक्विलिब्रियम में जो ln पार्ट है सॉरी इस पार्ट को इधर ले आ रहे हैं, तो यहाँ k इक्विलिब्रियम जो है वो आपके पास किसके बराबर बनेगा। ठीक है। अगर ln को मैं इधर ले आऊँ तो आपको पता होना चाहिए, अगर ln y आपके पास x के बराबर है तो y जो होगा वो आपके पास e पावर x हो जाता है, मतलब इधर जाने पे ये वैल्यू जो होती है वो पावर में चली जाती है। ठीक है। तो इसको मैं e पावर माइनस, या इसको मैं c को पहले लिख दूं तो किसी को तकलीफ, c -Δh0/RT के बराबर होगा। ठीक है। ये पूरी वैल्यू जो है वो पावर में चली जाएगी, तो इसलिए आपके पास बचेगा क्या, k इक्विलिब्रियम बराबर e पावर c -Δh0/RT, जहाँ पे c कांस्टेंट है। अच्छा, अब सबको पता है e पावर a + b जो होता है वो e पावर a × e पावर b के बराबर होता है प्रोडक्ट में। ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, k इक्विलिब्रियम बराबर e पावर c × e पावर -Δh0/RT लिख सकता हूँ। दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है। अच्छा, e भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, तो e की पावर c भी कांस्टेंट होगी। इस कांस्टेंट को कई बुक वाले a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक एक्सप्रेशन देते हैं। ठीक है। k इक्विलिब्रियम बराबर a e पावर -Δh0/RT। ठीक है। तो ये रिलेशन देख के कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको इंटीग्रेट किया विदाउट वो लिमिट लगाए हुए, और उसके बाद जब इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट पे हम आए तो हमने e पावर c को एक कांस्टेंट e की फॉर्म में रिप्रेजेंट, a की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो k इक्विलिब्रियम आपके पास किसके बराबर आ रहा है, a e पावर -Δh0/RT के बराबर आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे a जो है ये a क्या कहलाता है, क्योंकि ये जनरली इसी तरीके से हर जगह एक्सप्रेस किया जाता है, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और ये उससे जस्ट पहले यूज़ किया जाता है। जब भी हम इसको अक्सर लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं, तो इसीलिए इसका एक नाम पड़ गया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है। इसीलिए इसका एक नाम पड़ गया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो भी है स्पेलिंग देख लेना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है। तो इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जनरली इस तरीके से लिखा जाता है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर से पहले लिख दिया जाता है। ठीक है। तो k इक्विलिब्रियम a e पावर -Δh0/RT की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप अपनी कॉपी में फाइनली उतारो। हाँ भाई, तो सीधे सीधे शब्दों में देखें तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने इस वाले पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में हमने क्या क्या रिलेशन देखी, ΔG = ΔG0 + RT ln Q के बराबर होता है, ΔG0 - RT ln Q k इक्विलिब्रियम के बराबर होता है, ln k इक्विलिब्रियम जो होता है वो डेल्टा -Δh0/RT प्लस Δh0/R के बराबर होता है। उसके अलावा log K2/K1 = Δh0 अपॉन में 2.303R और 1/T1 - 1/T2 के बराबर होता है। ठीक है। 1/T2 के बराबर होता है। और एक हमने देखा कि हम लोग के इक्विलिब्रियम को जो है a e पावर -Δh0/RT की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये इतनी चीज़ें हमने इस पार्ट में देखी है। तो जब भी थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनमें इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। और जब एक बार आपसे के इक्विलिब्रियम मिल गया तो आपसे सिर्फ ΔG0 नहीं, ΔH0 और ΔS0 से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है। क्योंकि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे दी जाए,
डेल्टा एच नोट दे दिया जाए तो आप डेल्टा एच नोट निकाल सकते हो, या डेल्टा एच नोट दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू से डेल्टा जी नोट निकल जाएगा, उससे के इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग अमूमन बुक्स वगैरह में देखते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जैसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा मैं चलो एक आधा करवा भी दूंगा, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप अपने आप से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ भाई, यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2004 आईआईटी में आया हुआ एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है और क्या करना है आप देखो। क्वेश्चन है फॉर द इक्विलिब्रियम एट 25 डिग्री सेल्सियस N2O4 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2 गैस। ठीक है, तो N2O4 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2 गैस ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि जो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है N2O4 की, ये F का मतलब है फॉर्मेशन, तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन N2O4 की जो है वो 100 किलो जूल पर मोल है, और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो है NO2 की, ठीक है, ये 50 किलो जूल पर मोल है। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट आप जानते हैं, फेमिलियर हैं, ठीक है, तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का मीनिंग पता होगा। ठीक है, नहीं भी पता है तो मैंने अभी आपके सामने उसका कुछ हिंट भी दिया हुआ है। उसके बाद मैंने बोला है व्हेन 5 मोल पर लीटर ऑफ ईच इज टेकन, हर गैस का हमने 5 मोल पर लीटर लिया है, ईच इज टेकन एट 25 डिग्री सेल्सियस, द टोटल प्रेशर वाज फाउंड टू बी 20 बार। ठीक है, टोटल प्रेशर जो है वो हमें 20 बार मिलता है। आगे है फाइंड करना है आपको। ठीक है, फाइंड है करना आपको डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन एट 298 केल्विन टेम्परेचर। एक तो आपको 298 केल्विन टेम्परेचर पे इसका डेल्टा जी फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको फाइंड करना है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इस कंडीशन पे रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, जो लोग थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट से अभी फैमिलियर नहीं है वो लोग जान लें कि कोई रिएक्शन जिसमें A टाइम्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है B टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट में, तो उस रिएक्शन का जो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन होता है, ये डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन B टाइम्स ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस A टाइम्स ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है, इतना जान लें। ठीक है, B टाइम्स जितने उसके मोल हैं, मतलब B टाइम्स गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस A टाइम्स गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये A और B उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड इस क्वेश्चन को जल्दी से करो, मैंने फॉर्मूला वगैरह भी आप लोगों को सब करवाया है। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने आप से अटेम्प्ट करो, फिर मुझे तो करवाना ही है। हाँ भाई, तो अगर अपने इस क्वेश्चन को करते हैं तो पहली बात हमें डेल्टा जी निकालना है, और डेल्टा जी आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q के बराबर होता है। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q के बराबर होता है। ठीक है, या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln की बजाय, क्योंकि लॉग निकालना आसान होता है, तो 2.303 RT ln Q की बजाय log Q यूज़ कर सकते हो। ठीक है, log Q यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि डेल्टा जी नॉट कैसे निकालें। तो इसका जो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, ये डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्योंकि हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा जी किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नहीं होगा बल्कि रिएक्शन का होगा। और डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन होगा किसके बराबर, आपको मैंने अभी बताया ये थर्मोकेमिस्ट्री का रिलेशन है, अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप जल्दी सीख जाओगे। ये जो चीज़ है ये 2 टाइम्स गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, क्योंकि NO2 एज ए प्रोडक्ट है तो 2 टाइम्स, और क्योंकि ये स्टैंडर्ड है और ये वैल्यू भी स्टैंडर्ड है तो 2 टाइम्स स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 माइनस वही स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4, क्योंकि उसका 2 मोल है तो हमने यहाँ 2 मोल से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये सब वैल्यू पर मोल में होती है। ठीक है, तो यहाँ 2 मोल थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे आपने किसी बस सिंपली 1 रखा क्योंकि वहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो ये 2 × 50। ठीक है,
और माइनस यहाँ पे 100, ये वैल्यू आ गई आपके पास 0। इसका मतलब इसका जो डेल्टा जी नोट आया है वो 0 के बराबर आ गया, ठीक है। इसका जो डेल्टा जी नोट आ रहा है वो 0 के बराबर आ गया। अब बात आती है हमें क्यू रखना है, ठीक है, हमें क्या रखना है, क्यू रखना है। अब इस क्वेश्चन में एक मज़ेदार बात क्या है, यहाँ 5 मोल पर लीटर भी दिया हुआ है दोनों का, और साथ में टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब आपको सोचना चाहिए कि हमें इसमें Q जो है वो QC की फॉर्म में रखना चाहिए या QP की फॉर्म में रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जब गैस इन्वॉल्व है, ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में इसका आंसर बड़ा गलत किया हुआ है, ठीक है। जब गैस इन्वॉल्व है, गैस की बात हो रही है, तो गैस के केस में आपका जो एक्चुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो Kp होता है। उसी तरीके से इस एक्सप्रेशन में जो Q होगा वो QP होगा, ठीक है, ना कि QC होगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ कर दिया है कि आप कंसंट्रेशन ये मोल पर लीटर वैल्यू के बेसिस पे या उसके हिसाब से आप लोग जो है दोनों काम कर सकते थे, QC भी निकाल सकते थे और ये QP भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में निकालना क्या है, आपको QP की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको इस एक्सप्रेशन में गैस है दोनों तरफ, यानी इसका K इक्विलिब्रियम Kp की फॉर्म में डिफाइंड होगा और इसका Q जो है वो QP वाला Q रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आपके पास बोला गया है कि दोनों का जो मोल है वो बराबर बराबर है, ठीक है, मोल बराबर बराबर और टोटल प्रेशर 20 बार है, ठीक है। तो अगर टोटल प्रेशर 20 बार है तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए ये बात समझने में कि प्रेशर ऑफ NO2 जो होगा, N2O4 जो होगा और प्रेशर ऑफ NO2 जो होगा, ठीक है, ये दोनों प्रेशर आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के मोल बराबर हैं। और कितने हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा, ठीक है। इसके और इसके मोल बराबर हैं तो इन दोनों का प्रेशर बराबर होगा, तो ये 20 ATM टोटल है, तो दोनों का जो प्रेशर है वो 10 बार एंड 10 बार होगा, ठीक है। अब आप बताओ कि इसका Q कितना हो जाएगा। इसका Q जो हो जाएगा वो प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, ठीक है, प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन में प्रेशर ऑफ N2O4, ये होगा आपके पास प्रेशर के नाम पे, प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन में प्रेशर ऑफ N2O4, और ये वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर बाई 10, यानी ये वैल्यू आपके पास आ गई 10, ठीक है। तो ये आपने Q निकाला है फिलहाल, ठीक। अच्छा, ये जब Q आ गया आपके पास तो इस Q के बेसिस पे आप डेल्टा G की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस वही 2.303 और यहाँ पे R आ रहा है, T आ रहा है और लॉग में Q रखोगे, Q की वैल्यू कितनी है, 10 आई आपके पास, और लॉग 10 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो डेल्टा G जो आपके पास बना वो किसके बराबर बना, ये तो 0 ही है, ठीक है, और ये 0 है तो ये वैल्यू प्लस 2.303, R की वैल्यू 8.314 ले लेना अगर जूल में निकालना चाह रहे हो। टेम्परेचर जो है वो 298, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में मेंशन है तो आप यहाँ पे 298 रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो है ये वैल्यू आ गई, और ये डेल्टा जी कितना आया, जो भी आया, एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि पॉजिटिव है, और डेल्टा जी पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी पॉजिटिव है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। किसी रिएक्शन का डेल्टा जी फॉरवर्ड में जितना पॉजिटिव होगा रिवर्स में उतना नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका डेल्टा जी पॉजिटिव आया मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस कंडीशन पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। देयरफॉर नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी अगर फॉरवर्ड का पॉजिटिव आया तो रिवर्स का जो है वो नेगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये जो रिएक्शन होगी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था, मतलब मुद्दे की बात आपको फॉर्मूला वगैरह कैसे यूज़ करना था, बस ये इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। इस चीज़ को आप उतार लो। हाँ भाई, एक और क्वेश्चन आप लोग देख लो। क्वेश्चन है आपके पास, फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन एक गैस है, ए गैस कन्वर्ट हो रही है बी गैस प्लस एस गैस में। इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है -300 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस नोट आपको दिया हुआ है -0.1 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये दो डाटा आपको दिए हुए हैं, डेल्टा एच नोट ऑफ रिएक्शन और डेल्टा एस नोट ऑफ रिएक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ
के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वीडियो पॉज करके जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। मैं कैलकुलेटर लेके आया हूँ ताकि मैं इसका प्रॉपर आंसर आपके सामने निकाल के दिखा पाऊँ। हाँ भाई, तो अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है तो अब मेरा आंसर सुन लें। डेल्टा जी नोट जो होगा, ठीक है, डेल्टा जी नोट जो होता है वो आपके पास पता ही है, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। मैंने बोला था कि आपको डेल्टा एच नोट डेल्टा एस नोट वगैरह देख के डेल्टा जी नोट निकालना पड़ेगा, उससे के इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा, या के इक्विलिब्रियम की हेल्प से आपके पास डेल्टा जी नोट आ जाएगा। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दे दी जाएगी और दूसरी वैल्यू पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट आपको करना है। इसमें तो मुझे लग रहा है कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है। ये -30 किलो जूल पर मोल में ऑलरेडी ये वैल्यू है, और ये भी जो डाटा है वो किलो जूल में है। ज़रा ध्यान देना, अक्सर एंट्रोपी चेंज का डाटा जूल पर केल्विन पर मोल में होता है। यहाँ आपके पास जो डाटा है वो ऑलरेडी किलो जूल में है, तो यहाँ माइनस टेम्परेचर के नाम पे 300 और डेल्टा एस नोट के नाम पे -0.1। तो -0.1 जब आप यहाँ रखोगे तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा +30 और ये -30, तो नेट वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। और नेट वैल्यू 0 हो गई तो आपको पता ही है कि डेल्टा जी नोट जो होता है वो -RT/ln के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। यानी ये पूरी वैल्यू आपके पास 0 है, और ये वैल्यू 0 होने का मतलब है कि ln यानी के इक्विलिब्रियम जो है आपके पास, ठीक है, के इक्विलिब्रियम इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। तो इसका जो के इक्विलिब्रियम होगा या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सीधे सीधे 1 के बराबर आ रही है आपके पास। तो ये क्वेश्चन कर लिया। एक ऐसा ही क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, और क्वेश्चन में मेंशन है कि सॉलिड ए डिकम्पोजेज एज, ठीक है, सॉलिड ए जो है वो डिकम्पोज कर रहा है, ए सॉलिड गिविंग बी सॉलिड सी गैस प्लस डी गैस। ठीक है, सी और डी गैस हैं, बी सॉलिड है। ठीक है, इफ़ टोटल प्रेशर इज 0.2 बार एट 420 केल्विन। ठीक है, 420 केल्विन टेम्परेचर पे जो टोटल प्रेशर है वो 0.2 बार है। ठीक है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी पे अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, ऑप्शंस हैं 840, 3.86, 6.98, 16.083 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। साफ साफ समझ में आ रहा है कि किस अप्रोच से होगा क्वेश्चन। करो इसे। टोटल प्रेशर दिया है आपको, ठीक है, एक मतलब मैंने वो सिंबल मेंशन गलत तरीके से कर दिया। रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है इस टोटल प्रेशर की हेल्प से आप इसका के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो, और के इक्विलिब्रियम निकल जाएगा तो आपके पास डेल्टा जी नोट तो वैसे ही निकल जाएगा। फिर भी एटलीस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लो आपकी मन की शांति के लिए। ठीक है, तो मैं करवा दे रहा हूँ। जहाँ तक बात है इसके के इक्विलिब्रियम की, तो ए सॉलिड है आपके पास, बी सॉलिड है, ठीक है, और सी गैस फॉर्म में है, डी गैस फॉर्म में है, ठीक है, डी भी गैस फॉर्म में है। तो जब अगर ये डिकम्पोज करेगा, ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम इसका कुछ प्रेशर एक्स बनेगा, इसका कुछ एक्स बनेगा, बाकी सॉलिड और सॉलिड के नीचे तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टोटल प्रेशर की, तो टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए? 2x, क्योंकि ये दोनों तो बराबर बराबर बनेंगे। और ये वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 0.2 बार। ठीक है, और 0.2 बार दी हुई है, तो आपके पास जो अकेले x की वैल्यू आएगी वो 0.1 हो गई। यानी इसका प्रेशर 0.1 है और इसका प्रेशर 0.1 है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे दोनों का प्रेशर आ गया, तो अब Kp क्या होगा? ऑब्वियसली बात है Kp होगा प्रेशर ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इनटू प्रेशर ऑफ D एट इक्विलिब्रियम, और दोनों वैल्यू 0.1 एंड 0.1 है। बार और ATM मैंने कहा था चाहे बार में ये वैल्यू लो चाहे ATM में लो, क्योंकि ये ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए बार या ATM दोनों में चल जाएगा।
ठीक है। तो 0.1 इंटू 0.1 यानी 0.01 आपके पास Kp आ गया, और जब Kp आ गया या K इक्विलिब्रियम आ गया तो डेल्टा जी नॉट आपके पास किसके बराबर था, -RT/ln, और ln को अगर लॉग फॉर्म में लिखना चाहोगे तो -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आपके पास -2.303, आर की वैल्यू आप सबको पता ही है, कैलोरी में 8.314 होती है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर आपके पास 420 है, और लॉग में जो वैल्यू है वो 10⁻⁻² है। तो ये वैल्यू आएगी -2, और ये -2 और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, मतलब एक तरीके से 2 से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू को आप किलो जूल में बदलोगे तो ये वैल्यू 16.083 किलो जूल पर मोल में आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है डी आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने ये क्वेश्चन अपने आप से किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपने। एक और बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में है कि इट इज़ फाउंड दैट के इक्विलिब्रियम इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4 when the temperature is increased from 25 degree Celsius to 40 degree Celsius, the value of delta H naught is। मैंने बोला भी था कि आपको दो टेम्परेचर पे दो अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ दे के डेल्टा एच नोट पूछेगा। वही क्वेश्चन है, डेल्टा एच नोट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिए हुए हैं। ठीक, तो इसकी हेल्प से आप लोग मुझे डेल्टा एच नोट की वैल्यू निकाल के दिखाओ। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बताओ कौन सी वैल्यू इसके अंदर बनेगी। मैं फिर कैलकुलेटर ले रहा हूँ ताकि वैल्यू निकाल के दिखा सकूँ। हाँ भाई, तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप अपने आप से कर लिए हो, तब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले कर चुके हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पूरा लेक्चर देख लिए हो, मतलब पूरा इसको अपने आप से सॉल्व किए हो वैल्यू निकालने तक। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो यूज़ करना है। इस पूरे पार्ट में आपको डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करने हैं। ठीक है, तो log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट अपॉन में 2.303 R, और साथ में 1/T1 माइनस 1/T2, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो वैल्यू है ये इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 4, मतलब ये जो वैल्यू है आपको एक टाइप से रेशियो फॉर्म में ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, कि K2/K1 की जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू 4 के इक्वल है, log 4। ठीक है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा एच नोट अपॉन में 2.303। आर की वैल्यू आप जो है, क्योंकि आंसर जूल में है तो आर की वैल्यू मैं पहले 8.314 ले रहा हूँ, बाद में इसको किलो जूल में बदल लूँगा। ठीक है, और टेम्परेचर की बात करेंगे तो 1/T1। ठीक है, तो यहाँ पे 1/298 आएगा, माइनस 1/400, ये सॉरी 40 डिग्री सेल्सियस। तो 273 में 40 डिग्री सेल्सियस ऐड करो तो ये आ जाएगा आपके पास 313 केल्विन। ठीक है, 313 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखो तो डेल्टा एच नोट की जो वैल्यू है, पहली बात log 4 कितना होता है, log 4 आप सबको पता है 2 log 2 लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0.3010। ठीक है, log 2 की वैल्यू सबको पता होती है, आप सबको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 0.3010, और साथ में ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 2.303 इंटू 8.314, और साथ में अगर बात करें तो यहाँ डिफरेंस, जब इधर आप लोग लोगे वैल्यू तो 313 और माइनस 298। ठीक है, मतलब वही 15 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, और ये वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी 298 इंटू 313, और डिवाइड में आपके पास आएगा 15। ठीक है, तो इसका एलसीएम वगैरह लेते हुए और इस वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद ये वैल्यू इधर ऊपर आएगी तो इधर आके मल्टीप्लाई होगी, डिफरेंस जो बचेगा वो डिवाइड में जाएगा। ये आंसर अभी किस में आपका जूल में है। ठीक है, जूल पर मोल में, बाद में इसको किलो जूल पर मोल में बदल लेना। ठीक है, तो ये आंसर मैं चेक कर ले रहा हूँ कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास हाँ भाई,
ये वैल्यू आपके पास आई है 71,675 71,675.3 जूल पर मोल। लेकिन हमें तो जो आप किलो जूल में ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो किलो जूल में जब इसको बदलोगे तो 71.67 किलो जूल पर मोल, ये यानी डी आंसर इसका बन जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसी थर्मोडायनेमिक्स पार्ट से रिलेट करते हुए। हाँ भाई, एक IIT JEE में आया हुआ ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वैसे तो, और बहुत सारे बच्चे अक्सर इसको डाउट में आके पूछते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन की कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फिर जगह जगह अलग अलग तरीके से मिल रहा है एक बार IIT में आने के बाद से। ठीक है, क्वेश्चन है द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, और परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया जो है आपको एक टाइम के फंक्शन की फॉर्म में प्लॉट की गई है, जहाँ पे N2 गैस प्लस 3H2 गैस क्या दे रहा है रिएक्ट करके, 2 अमोनिया दे रहा है, 2 मोल अमोनिया के दे रहा है, जिसका डेल्टा H जो है वो नेगेटिव बताया गया है। ठीक है, एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T1 इज शोन एज। इस ग्राफ, इस रिएक्शन के थ्रू अमोनिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है प्रेशर P और टेम्परेचर T1 पे, ये T1 टेम्परेचर है, कॉमा नहीं है, T1 टेम्परेचर पे उस यील्ड को ग्राफ में दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो यील्ड इस तरीके से डॉटेड लाइन की फॉर्म में दी हुई है। तो परसेंटेज यील्ड और टाइम डॉटेड लाइन की फॉर्म में दी हुई है, टाइम के साथ साथ परसेंटेज यील्ड बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम पे वो वैल्यू अपने आप में कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ शो की है आपके सामने, ये T1 टेम्परेचर पे है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इफ़ द रिएक्शन इज कंडक्टेड एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T2, इसी रिएक्शन को अगर हम P प्रेशर पे लेकिन T2 टेम्परेचर पे कंडक्ट कराएं, जहाँ पे T2 जो है वो T1 से बड़ा है। ठीक है, इफ़ द रिएक्शन इज कंडक्टेड एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T2, द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाई। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो T2 टेम्परेचर पे जो अमोनिया की परसेंटेज यील्ड होगी वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी। यहाँ परसेंटेज यील्ड है इस एक्सिस पे और नीचे वाले एक्स एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, तो जो डॉटेड लाइन थी वो तो एज इट इज मैंने ब्लैक में शो की है, और T2 वाली जो यील्ड है उसको मैंने ब्लू लाइन से, ब्लू इंक से, ब्लू लाइन मार्कर से डार्क लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो ये T2 पे या तो ऐसे यील्ड वेरी करेगी, या ऐसे वेरी करेगी, या बिल्कुल नीचे ही चलेगी, या बिल्कुल ऊपर चलेगी। ठीक है, तो कौन से वाला ऑप्शन इस केस में सही बन रहा है, ये जरा अपना दिमाग लगा के सोचो कि कौन सा आंसर इसमें सही बनेगा। रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि टेम्परेचर पहले के मुकाबले ज़्यादा है। ठीक है, तो सोचो कि इसमें कौन सा ग्राफ जो है वो सही से बनाया गया है, किस केस में T2 टेम्परेचर की यील्ड को T1 के रिलेटिवली प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छे से सोचो, दिमाग लगाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तभी मैंने इस टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा भी, और उसके बाद आपसे भी चाहूँगा कि आप कॉपी में भी नोट कर लें और इसको देखें कि करना क्या है इसमें। हाँ भाई, तो अगर आप लोगों ने अपने तरीके से इसके बारे में सोच लिया है तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, आप जानते ही हो कि रिएक्शन कैसी है, एक्जोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपको पता है कि रिएक्शन किधर मूव शिफ्ट करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया तो ये बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। इसका मतलब जो नया इक्विलिब्रियम होगा उसमें अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब नए इक्विलिब्रियम पे इसकी जो अमोनिया की वैल्यू है वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम वैल्यू से कम होनी चाहिए। ठीक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए जो अमोनिया की इक्विलिब्रियम वैल्यू होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बार बार बोला है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाती है। तो ये रिएक्शन कैसी है, एक्जोथर्मिक है, तो ये रिएक्शन तो किधर शिफ्ट हो गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। ठीक है, अच्छा अब एक बात देखो
कि इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो क्लियर कट गलत है, जिसमें इक्विलिब्रियम वैल्यू T1 और T2 की सेम रखी गई है। दूसरा ये वाला ग्राफ बिल्कुल गलत है, जहाँ पे T2 की वैल्यू T1 के मुकाबले ज़्यादा रखी गई है, T2 पे जो यील्ड है वो ज़्यादा दिखाई गई है T1 के मुकाबले। तो ये दोनों ग्राफ तो गलत हो गए। केवल इस ग्राफ में और इस ग्राफ में जो है आपके सामने T2 की वैल्यू T1 के मुकाबले इक्विलिब्रियम पे कम शो की गई है। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओ कि ये वाला ग्राफ सही है या ये वाला ग्राफ सही है। ठीक है, ये ग्राफ सही है या ये ग्राफ सही है, इसके बारे में सोचो। तो देखो यार, कोई भी रिएक्शन के दो फैक्टर होते हैं, एक थर्मोडायनेमिक और एक काइनेटिक। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से जो कि थर्मोडायनेमिक फैक्टर में आ जाता है, उसके हिसाब से तभी तो इसको डेल्टा जी नोट से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आकर के अमोनिया की जो वैल्यू है वो पुराने वाले कंडीशन से कम हो गई। लेकिन जब रिएक्शन के बिगिनिंग की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, और टेम्परेचर बढ़ाया तो मैंने आपको 50 बार बोला है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, अब रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है तो मैंने ये भी बताया था कि इक्विलिब्रियम थोड़ा जल्दी अचीव होगा और ये सब बातें। ठीक है, तो आपने इस केस में क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा। अच्छा, रिएक्शन रेट स्टार्टिंग में जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है अमोनिया ज़्यादा तेज़ी से बनेगी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे स्टार्टिंग टाइम पीरियड में अमोनिया के बनने का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो एंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाए हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, सॉरी, इसका रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा, और रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कि अमोनिया ज़्यादा तेज़ी से बनेगा, तो उसकी परसेंटेज यील्ड भी जो होगी स्टार्टिंग टाइम पीरियड में ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन हाँ, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो उस मोमेंट पे इसकी वैल्यू पहले वाली वैल्यू से कम हो जाएगी। तो ये वाला ग्राफ भी सही नहीं है, इसमें तो टेम्परेचर टाइम के साथ हर टाइम पे, स्टार्टिंग टाइम पे भी अमोनिया कम है, इक्विलिब्रियम पे तो कम है ही है, लेकिन एक्चुअल में स्टार्टिंग में अमोनिया ज़्यादा तेज़ी से बनेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे जो वैल्यू रहेगी वो कम हो जाएगी। तो इसका बड़ा मज़ेदार सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ इसका जो है आंसर होगा, ये हमारे लिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब ये अपने लिए आंसर होगा। इसके बारे में सोचना, अच्छे से सोचना कि ये क्यों हुआ। इसको हटाने जा रहा हूँ, अपनी कॉपी पे नोट करो, दो बातों को नोट करो। ठीक है, एक तो टेम्परेचर बढ़ाए तो बैकवर्ड चली गई तो इक्विलिब्रियम वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाए तो स्टार्टिंग में अमोनिया का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो ज़्यादा रहेगा, इसलिए स्टार्टिंग टाइम में अमोनिया ज़्यादा वैल्यू के साथ ज़्यादा मतलब बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने आंसर में नोट करो इसे। हाँ भाई, अपने पास थोड़ा सा टाइम है तो इस टाइम का फ़ायदा उठाते हैं एक लास्ट से लास्ट लेक्चर में। ठीक है, लास्ट से लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था और उसका सॉल्यूशन नहीं डिस्कस किया और ज़्यादा बच्चों का जवाब आया भी नहीं, तो इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि आपके पास LiCl.3NH3 सॉलिड, ठीक है, LiCl.3NH3 सॉलिड एक इक्विलिब्रियम बना रहा है LiCl.NH3 सॉलिड +2 अमोनिया गैस के साथ, ये गैस है, और इसका Kp आपको मैंने दिया था 9 atm², 37 डिग्री सेल्सियस पे। और क्वेश्चन में बोला गया था कि आपके पास एक 5 लीटर का वेसल है, उस 5 लीटर वेसल में 0.1 मोल LiCl.NH3 सॉलिड है, इसका 0.1 मोल है। और क्वेश्चन में बोला गया था कि हाउ मैनी मिनिमम मोल ऑफ अमोनिया मस्ट बी एडिड इन द वेसल टू डेराइव द रिएक्शन कम्प्लीटली टुवर्ड्स बैकवर्ड। ठीक है, तो इस रिएक्शन को पूरी तरह बैकवर्ड ले जाने के लिए मुझे अमोनिया के कितने मोल जो है ऐड करने चाहिए। ठीक है, कितने मिनिमम मोल जो है मुझे अमोनिया के इसमें ऐड करने चाहिए कि ये जो रिएक्शन है वो पूरी तरह से बैकवर्ड चली जाए। ठीक है, तो इस रिएक्शन को पूरी तरह बैकवर्ड ले जाने के लिए मुझे अमोनिया का कितना मिनिमम मोल इस वेसल में ऐड करना है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको याद होगा 2 क्लास पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम लोग, इधर ध्यान दो। आप लोग ऑलरेडी पता है कि आपके पास इसका 0.1 मोल दिया हुआ है और आपसे अमोनिया का मिनिमम मोल कितना ऐड करना है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो LiCl डॉट
NH3 सॉलिड में हम अमोनिया ऐड करेंगे, ठीक है, और अमोनिया ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये रिएक्शन रिवर्स ले जाने की बात हो रही थी, बैकवर्ड ले जाते हुए इसको कंप्लीट करना। तो इसका जब आप इक्विलिब्रियम बनेगा तो वो LiCl.3NH3 सॉलिड के साथ बनेगा, जिसका Kp जो हो जाएगा वो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसका Kp हो जाएगा, रिएक्शन को रिवर्स करके लिखें तो इसका Kp 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे इसका कितना मोल था, 0.1 मोल था, ठीक है। तो इसका 0.1 मोल था, तो अगर नॉर्मल स्टाइकियोमेट्री सोची जाए, सिर्फ नॉर्मली सोचा जाए कि इसके 0.1 मोल के साथ अमोनिया के कितने मोल रिएक्ट करने चाहिए, तो आप बोलोगे सर 0.1 मोल के साथ तो 0.2 मोल रिएक्ट करना चाहिए। तो 0.1 और 0.2 रिएक्ट करके ये पूरा इस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको समझना होगा ना कि 0.1 मोल इसको ख़त्म करवा देंगे अगर अमोनिया के साथ, और मेरे पास इसका 0.1 मोल बन गया, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए ना कि अगर मैं एक वेसल में LiCl.3NH3 सॉलिड का 0.1 मोल लूँ तो इसको ऑब्वियस सी बात है मोक्ष तभी मिलेगा जब ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। तो ये वापस से इसमें डिसोसिएट होगा कुछ, और दोबारा से इनके बीच में डिसोसिएट होते हुए एक इक्विलिब्रियम बनाएगा, ठीक है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसका 0.1 मोल है और 0.2 मोल इसका अमोनिया का ऐड कर दूंगा तो ये 0.1 मोल के साथ पूरी तरह रिएक्ट करके इसको यहाँ पे LiCl.3NH3 में पूरी तरह कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि आप ऐसे सोचो कि आप 0.1 मोल अगर इसका ले लेते तो ये पूरी तरह से अगर अकेला इसको लेते तो भी ये कुछ ना कुछ टूट के उसके बीच में इक्विलिब्रियम बनाता। मतलब आप ये समझ लो कि 0.2 मोल डालने से ये कोई मोल कंसेप्ट नहीं चल रहा है कि आप सीधा सीधा बोल दो कि 0.1 के साथ 0.2। आपको ये भी देखना होगा कि ये बन जाए और बनने के बाद ये रिवर्स भी ना जाए, बैकवर्ड भी ना जाए, ठीक है। तो बैकवर्ड भी ना जाए, इसको रोकने के लिए मुझे यहाँ पे अमोनिया जो है उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में लेना होगा। इतना एक्स्ट्रा अमाउंट में लेना होगा कि इसके चलते जो प्रेशर डेवलप हो, ठीक है, वो इस Kp वैल्यू के बराबर बन जाए, ठीक है, या इस Kp के अकॉर्डिंग बन जाए। तो बात यह है कि आपको समझना होगा कि सिंपली 0.1 मोल के साथ अगर आपने सोचा कि 0.2 मोल ले लिए तो रिएक्शन पूरी तरह बैकवर्ड चली जाएगी। पूरी तरह बैकवर्ड नहीं जाएगी क्योंकि उस कंडीशन में ये वैल्यू जो है ये, क्योंकि अमोनिया इक्विलिब्रियम पे जीरो नहीं हो सकता, आपको पता है कोई भी वैल्यू इक्विलिब्रियम पे जीरो नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ हिस्सा वापस टूट के अमोनिया और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अमोनिया को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में लेना होगा। तो आप अपने आप में मन में मान लो, ठीक है, 0.2 लेने से काम नहीं चलेगा, पहले तो इसको सोचो समझो अच्छे से। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि नॉर्मल मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन होता तो आप बोल देते कि स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग कि 0.1 मोल को पूरी तरह रिएक्ट कराने के लिए मुझे 0.2 मोल चाहिए, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो उस केस में अगर अमोनिया इक्विलिब्रियम पे जीरो रहेगा तो ये वापस से टूटते हुए अमोनिया में कुछ कुछ कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे उसको वापस टूटने से भी रोकना है। तो मुझे अमोनिया को 0.2 नहीं बल्कि उससे कुछ ज़्यादा रखना है। और मान लो मैंने कितना ज़्यादा रख लिया, मान लो मैंने इसके इनिशियल मोल ले लिए A, ठीक है, A मोल लिया मैंने इसका, और तो ये 0.1 से ये जीरो हो जाएगा। वैसे तो ये सॉलिड है लेकिन क्वेश्चन में बात मोल की चल रही है, तो मोल में 0.1 से ये जीरो होगा तो ये कितना बचेगा, A माइनस 0.1, ठीक है, नहीं A माइनस 0.2, क्योंकि ये अपने साथ इसका 2 मोल लेके जाएगा तो 0.1 के साथ 0.2 लेके जाएगा तो A माइनस 0.2 मोल हो जाएगा और इसका 0 मोल से 0.1 मोल हो जाएगा। हालांकि ये सॉलिड है, ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब अपने को क्या चाहिए, अब इस रिएक्शन का जो Kp है वो Kp किसके बराबर है, वो प्रेशर ऑफ NH3 के स्क्वायर के बराबर है। और क्वेश्चन में प्रेशर ऑफ NH3 का जो स्क्वायर है, ठीक है, Kp की अगर बात करें इक्विलिब्रियम पे अमोनिया कितना होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये रिएक्शन रिवर्स आए ही ना, तो उसके हिसाब से आप देखो कि इस रिएक्शन के Kp का एक्सप्रेशन क्या है। Kp बराबर है 1 प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर जो कि 1/9 है यहाँ पे, यानी आपके पास प्रेशर ऑफ NH3 जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 3 atm के बराबर आ रहा है। मतलब इक्विलिब्रियम पे मैं इसमें इतना अमोनिया होना चाहिए, ठीक है, इतना अमोनिया इक्विलिब्रियम पे रहे कि इसमें टोटल प्रेशर जो है वो अमोनिया का 3 atm हो, जिसके चलते Kp जो बनेगा इसका वो 1/9 बन जाए ताकि ये रिएक्शन बैकवर्ड जाए ही ना, ठीक है। तो आप लोग जब Kp की बात देखोगे तो आपको अमोनिया का प्रेशर समझ में आ रहा है। मतलब आपको कम से कम 3 atm प्रेशर यहाँ पे मिनिमम मेंटेन करना होगा। और ये 3 atm प्रेशर मेंटेन कौन करेगा, ये A मोल नहीं, जो बचे हुए मोल हैं, क्योंकि 0.2 मोल तो रिएक्ट करके उसमें कन्वर्ट हो गया LiCl.3NH3 में, ठीक है। तो बचे हुए मोल जो हैं वो इस प्रेशर को डेवलप करेंगे। और आपको पता ही है आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इक्वल टू क्या होता है,
nRT होता है। तो प्रेशर की वैल्यू की बात करें तो अमोनिया का प्रेशर 3 है, वॉल्यूम की बात करें तो 5 लीटर है। n की बात करें तो इक्विलिब्रियम पे जो अमोनिया के मोल हैं वो A-0.2 है, r की वैल्यू 0.0821 होती है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है क्वेश्चन में 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मतलब 310 हो गया, ठीक है। यहाँ से जब आप A के लिए सॉल्व करोगे, कर दे रहे हैं, जब यहाँ से आप A के लिए सॉल्व करते हो तो A के लिए सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.082 और डिवाइडेड बाई 310 तो ये वैल्यू कुछ आई 0.59, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है A की वैल्यू नहीं, A-0.2 की, A-0.2 की वैल्यू आपके पास 0.59 आ गई और यहाँ से A की वैल्यू जो है वो 0.79 आ गई। मतलब आपको मिनिमम मोल कितने जोड़ने होंगे, 0.79, जिसमें से 0.2 पार्ट जो है वो तो इस रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाने में, मतलब LiCl.NH3 को पूरी तरह कंज्यूम करने में काम आएगा, और बाकी बचे हुए मोल जो हैं वो अमोनिया का प्रेशर 3 atm डेवलप करेंगे, ताकि जो बना हुआ LiCl.3NH3 है वो डिसोसिएट होकर वापस रिवर्स ना जा पाए, ठीक है। तो अमोनिया का प्रेशर अगर 3 atm या उससे ज़्यादा मेंटेन होगा तो ये रिएक्शन रिवर्स जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। हाँ, कम रहेगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए वो वापस बैकवर्ड जरूर जा सकता है, ठीक है। तो उसी को रोकने के लिए हमें सिर्फ 0.2 मोल नहीं मिलाने हैं, 0.2 मोल से ज़्यादा मिलाने हैं, ताकि वो रिवर्स आने से भी रुक जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से सोचो, इसका आंसर मैंने बता दिया कितना आएगा, 0.79 होगा। चलो, ये आज के लिए मतलब हम लोगों ने जो भी है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में सीखा, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में सीखा, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बच जाता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, जैसे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है या लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम है, और उसमें मैं गैसीय स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने छोड़ा था, वेपर प्रेशर। वो वेपर प्रेशर भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही करवाऊंगा, जब मैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिजिकल इक्विलिब्रियम वगैरह के बारे में डिस्कस करूँगा, और क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो कुछ टाइम मैं आपको एक्स्ट्रा में कुछ डिजिटली कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा कुछ, ताकि ज़्यादा नंबर में मैं क्वेश्चन आपके साथ डील कर सकूं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जो है और प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो ये दो काम मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, एक तो फिजिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करूंगा और फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तो अपना ये पूरा टॉपिक जो है केमिकल इक्विलिब्रियम वाला वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।